नमस्कार, मैं शिव कुमार यादव आपके सम्मुख जो है विलियन चैप्टर का तीसरा पार्ट लेकर उपस्थित हूँ। आज हम विशेषता राउल्ट के नियम के बारे में पढ़ेंगे। राउल्ट का नियम पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें वास्तव के बारे में समझना होगा। वैसे ही वास्तव टॉपिक जो है 11th का है। वहाँ हम जानते थे कि जब किसी द्रव को गर्म करते थे तो द्रव के कण जो है वाष्प अवस्था में कन्वर्ट हो जाते थे। वो प्रक्रिया वाष्पन कहलाती थी। और वाष्प से पुनः जो द्रव बनता था वो प्रक्रिया द्रवण कहलाती थी। तो शुरू में वाष्पन की दर अधिक हुआ करती थी और द्रवण की दर बहुत धीमी हुआ करती थी। कुछ देर पश्चात द्रवण की क्रिया जब प्रारंभ होती थी तो द्रवण की दर बढ़ने लग जाती थी और वाष्पन की दर जो है घटने लग जाती थी। और एक कंडीशन ऐसी आती थी कि दोनों के मध्य जो साम्य स्थापित हो जाता था। तो साम्य की अवस्था में जो है द्रव के ऊपर जो वाष्प जो हुआ करती थी वो जितना भी द्रव के पृष्ठ पर दाब लगाती थी उसे ही द्रव का वाष्प दाब कहा जाता था। तो यहाँ पर जो एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक राउल्ट हुए हैं, उन्होंने जो है द्रवीय विलयनों का वाष्प दाब ज्ञात करने के लिए एक नियम प्रस्तुत किया है। उसी नियम को कहते हैं राउल्ट का नियम। तो इसमें जो पहला जो हम विलयन लेंगे वो द्रव प्लस द्रव लेंगे, यानी विलय भी द्रव होगा और विलायक भी क्या होगा, आपका द्रव होगा, और दोनों वाष्पशील होंगे। तो हमने यहाँ पर एक ये कंटेनर ले रखा है। इसमें हमने दो विलय पदार्थ, दो द्रवों को मिक्स करके यहाँ पे रखा हुआ है। पहले घटक का जो मूल अंश है वो x1 है, दूसरे घटक का मूल अंश जो है वो x2 है। अब दोनों वाष्पशील हैं तो दोनों के कण किसमें कन्वर्ट होंगे, वाष्प में कन्वर्ट होंगे। और उसकी पृष्ठ पर जो वाष्प इकट्ठी होगी वो द्रव पे क्या डालेगी, दाब डालेगी। तो कुल कितना दाब डालेगी उसको ज्ञात करने के लिए यहाँ पर राउल्ट ने एक नियम दिया है। हमने मान लिया कि जो पहले घटक का जो आंशिक दाब है वो P1 है, दूसरे घटक का जो आंशिक दाब है वो P2 है। तो राउल्ट का नियम ये कहता है कि किसी भी घटक का जो आंशिक दाब होता है वो उसके मूल अंश के समानुपाती होता है। यानी अगर हम P1 की बात करते हैं तो P1 समानुपाती x1। अगर समानुपाती का निशान हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा P1 नॉट। ये P1 नॉट जो है वो पहले घटक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। यानी केवल यहाँ पे जब आप पहला घटक लेंगे तो उस समय जो वाष्प बनेगी वो वाष्प इसके पृष्ठ पे जो दाब लगाएगी वो क्या होगा, आपका P1 नॉट होगा। इसी प्रकार अगर हम दूसरे घटक के लिए लें तो P2 समानुपाती x2, यानी P2 बराबर हो जाएगा P2 नॉट x2, जहाँ P2 नॉट जो होगा वो दूसरे घटक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब होगा। अब अगर हमें कुल वाष्प दाब निकालना है तो डाल्टन के आंशिक दाब का नियम है कुल वाष्प दाब P बराबर P1 प्लस P2। तो यहाँ से अगर हम P की वैल्यू पुट करें तो P1 नॉट x1 और ये हो जाएगा P2 नॉट x2। तो हम जानते हैं कि x1 प्लस x2 बराबर 1, तो x1 की वैल्यू आएगी 1 माइनस x2। यहाँ ये वैल्यू पुट कर देते हैं तो P1 नॉट 1 माइनस x2 और P2 नॉट x2 और मल्टीप्लाई कर देते हैं प्लस P2 नॉट x2। तो P बराबर हो जाएगा आपका P1 नॉट। यहाँ से आप x2 कॉमन ले लेंगे तो यह आ जाएगा P2 नॉट माइनस P1 नॉट। यहाँ हमने ये मान रखा है कि P2 नॉट जो है P1 नॉट से क्या है, बड़ा है। यानी दूसरा घटक जो है वो पहले घटक की तुलना में क्या है, अधिक वाष्पशील है। तो इस नियम की सहायता से इस द्रवीय विलयन का वाष्प दाब हम बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, इसका ग्राफ बनाएं तो बहुत आसानी से ग्राफ बनाया जा सकता है। ये मैंने एक ग्राफ पेपर ले लिया है। ये इस पर मैं ले रहा हूँ वाष्प दाब, वेपर प्रेशर,
वाष्प दाब, इस पे ले रहे हैं मोल अंश। तो एक्चुअल में अगर हम पहला ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा और इस पर हम मोल अंश लेंगे। यहाँ पर x1 की वैल्यू 1 होगी और x2 की वैल्यू 0 होगी। यहाँ पर x1 का मान 0 होगा और x2 का मान जो होगा वो 1 होगा। और ये लाइन जो होगी आपकी वो कुल वाष्प दाब को शो करेगी, P बराबर P1 प्लस P2। तो आप देख सकते हैं जब यहाँ पर x1 की वैल्यू 1 होगी और x2 की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ वैल्यू पुट करिए आप। x1 की वैल्यू 1 और x2 की वैल्यू कितनी आ गई 0, तो P की वैल्यू कितनी आएगी आपकी P1 नॉट, यानी कुल वाष्प दाब जो होगा उसमें P1 नॉट के बराबर होगा। तो आप यहाँ पहुंच जाएंगे तो x1 की वैल्यू 0, तो x1 की वैल्यू 0, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। x2 का मान 1, तो P की वैल्यू आएगी P2 नॉट के बराबर, इसके बराबर आएगी। और ये हो जाएगा आपका, ये लाइन जो शो करेगी आपकी वो कुल वाष्प दाब को शो करेगी, P बराबर P1 प्लस P2। एक बात और ध्यान देने की है, ये दोनों घटक जो है वाष्प में कन्वर्ट होंगे। तो अगर हम इनके वाष्प प्रावस्था का संगठन कैलकुलेट करें तो पहले घटक का मान लिया मोल अंश y1 है, दूसरे घटक का जो मोल अंश है वो y2 है। तो हम y1 y2 को बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हमको ये पता है कि किसी भी घटक का जब हम आंशिक दाब निकालते हैं तो वो आंशिक दाब जो होता है मोल अंश गुणा कुल दाब। तो मोल अंश आपका y1 है और कुल दाब कितना है आपका P। ऐसे अगर आप P2 कैलकुलेट करेंगे तो y2 इंटू P। इसकी हेल्प से आप y1 y2 का मान बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो द्रव अवस्था का भी संगठन कैलकुलेट हो सकता है और यहाँ से आपका वाष्प प्रावस्था का भी जो है संगठन बहुत आसानी से कैलकुलेट हो सकता है। यहाँ एक बात और ध्यान देने की है कि अगर हम किसी द्रव में या किसी विलायक में कोई आवासशील पदार्थ बोलें, कोई ठोस पदार्थ बोलें या आवासशील पदार्थ बोलें तब क्या होगा। उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए, जो आप कोई आवासशील पदार्थ बोलेंगे तो उस स्थिति में यहाँ पे हमने कोई आवासशील पदार्थ ले लिया तो उस कंडीशन में जो है विलयन का जो कुल वाष्प होगा, वाष्प दाब जो होगा वो विलायक के कारण होगा। दूसरे घटक की तो वाष्प प्राप्त होगी नहीं, तो जब दूसरे घटक की वाष्प प्राप्त नहीं होगी तो P1 समानुपाती क्या होगा x1, या P1 इक्वल टू क्या रहेगा आपका P1 नॉट x1। यानी विलयन का सारा जो वाष्प दाब होगा वो केवल विलायक के कारण होगा, दूसरे घटक के कारण नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे ये होगा कि जब आप आवासशील पदार्थ घोलेंगे तो उस आवासशील पदार्थ के जो कण होंगे वो इस विलायक की सतह का कुछ हिस्सा घेर लेंगे। तो उस कंडीशन में जो आपके कम जो है विलायक कण वाष्प में कन्वर्ट होंगे, और जब कम विलायक कण वाष्प में कन्वर्ट होंगे तो उस विलायक के वाष्प दाब में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि शुद्ध विलायक में जब कोई आवासशील पदार्थ खोला जाता है तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या होता है, घट जाता है। ऐसी कंडीशन में अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कुछ इस प्रकार का आएगा। यहाँ पे आपका P1 नॉट है और यहाँ पे x1 बराबर 0 होगा और यहाँ पर x1 बराबर क्या होगा 1। तो इस लाइन पे आप मोल अंश लेंगे और इस लाइन पे क्या लेंगे आप, वाष्प दाब। तो यहाँ पे आपका राउट का नियम कंप्लीट हो गया। इस पर एक हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं बहुत जल्दी, और न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा।
मैं पढ़ दे रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पर न्यूमेरिकल दिखाई दे रहा होगा कि 350 केल्विन पर शुद्ध द्रवों ए और बी के वाष्प क्रमशः 450 एवं 750 mmHg हैं। यदि कुल वाष्प 600 mmHg हो तो द्रव प्रावस्था एवं वाष्प प्रावस्था में विलयन का संगठन कैलकुलेट कीजिए। तो बहुत सिंपल है। शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब दिए हुए हैं P1 नॉट इक्वल टू 450 mmHg। दूसरा जो घटक है उसका शुद्ध अवस्था में दिया है 750 mmHg और कुल दाब दिया है आपको 600 mmHg। ये इस तरह से है, ये विलयन अवस्था में है और यहाँ हमने इसे घटक मान लिया x1 और x2। तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे P बराबर P1 नॉट P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू x2। तो P की वैल्यू है 600, P1 नॉट आप जानते हैं, प्लस ये आ जाएगा 750 माइनस 450 इंटू x2। इधर जाके घट जाएगा, ये जाएगा 150 और ये जाएगा 300 इंटू x2। यहाँ से x2 की वैल्यू आ जाएगी 150 अपॉन 300 0.5। तो x1 का मान आ जाएगा 1 माइनस 0.5 यानी 0.5। अब यहाँ जो ये भाप बनेगी, हमें भाप में भी इसका संगठन कैलकुलेट करना होगा। तो मान लिया हमने y1 y2। हम जानते हैं P1 बराबर y1 इंटू P। अगर y1 का मान निकालेंगे तो P1 अपॉन P1 का मान होता है P1 नॉट इंटू x1, पीछे बता चुके हैं। तो P1 का मान है 450, x1 का मान निकाल लिया है 0.5 और P का मान है 600। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.375 आ जाएगा। यहाँ से आप y2 निकालेंगे तो 1 माइनस y1 यानी 1 माइनस 0.375 इक्वल टू 0.625 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इस पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया। यहाँ पे राउल का नियम कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। इसका अभ्यास करिए। धन्यवाद।